हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे राजनीति क्या है। ठीक है, तो अब अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय जो है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने देश दुनिया की बात की, जितना भी था, अपना देश भी था उसमें शामिल, और दुनिया के भी जितने भी देश हैं वो भी शामिल थे। तो उन सब की चर्चा की हमने। बस अब इसमें हम बात करेंगे तो सिर्फ अपने ही कंट्री की बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी अभी इतना हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल टोटली यहाँ पे अपने कंट्री की ही आएगी, क्योंकि जहाँ पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी फॉलो होंगी। ठीक है, तो अब आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं, इसमें पहला ही था कि हम ये जानना जरूरी है कि राजनीति क्या है, ये हमारे लिए पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, कि एक जो भी इंडिया का सिटीजन है उसे ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारे ऑब्वियस है सिलेबस में, यहाँ पे तो हम अपने यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, बट इसमें क्या है कि आपके जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, उनमें ये मेंशन की गई है। तो क्यों, वाई, इसका रीजन क्या है? तो ये भी क्वेश्चन है इसमें, और इसका भी हम लोग जवाब देखेंगे कि क्या होता है, और उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वो सारे जितने भी हमारे डाउट्स आते हैं मन में, तो वो क्लियर हो जाएगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज तक आप लोगों की किसी के भी मन में आया होगा कि ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं। बस हमारे मन में आता है क्या कि चलो ठीक है यार, हमें ये चीज़ें पढ़नी है, ख़त्म करते हैं किसी तरीके से परीक्षा बोर्ड वगैरह। जो 11th 12th क्लास के बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप लोगों की नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सोच जो है वो उनसे कहीं बहुत ऊपर आप लोग आ चुके हो। जो अभी 11th 12th पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनकी सोच कितनी है कि हमें परसेंटेज अच्छे लाना है, इनमें मार्क्स अच्छे लाना है, हमें नंबर, मतलब कि नॉलेज से कोई मतलब नहीं उन बच्चों को। और आपने भी 11th 12th की है, आपकी भी कंडीशन यही रही होगी ज़्यादातर। आज इंडिया का जो एजुकेशन है ना, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हम बच्चों की भी जो सोच है वो कुछ ऐसी ही बन गई, क्योंकि मार्केट में इतनी बुक आ गई है कि आप यकीन मानिए कि उस बुक को ही, आपकी जो बुक है उसे मत पढ़िए, आप इस बुक को मत पढ़िए, सीधे सीधे आपकी परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन आते को 10-50 क्वेश्चन दे दिए, उसे रट्टा मार लीजिए, उससे आपके क्वेश्चन 100% आने हैं। और आपका बिल्कुल जो भी आप परसेंटेज बना के रखें, कितने परसेंटेज आना चाहिए, और बिल्कुल आ जाते हैं अच्छे खासे परसेंटेज। बस कमी कहाँ पे होती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढा है। क्वेश्चन का आंसर वो भी खोजा नहीं, आपको लिखा लिखा मिल गया, आपने रट के लिखाया है। और यहाँ पे क्या है, आप बुक पढ़ोगे, उसके बाद आप अपना माइंड लगाओगे, आपको खुद क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए जब हमें पढ़ना पड़ता है, तो ये 11th क्लास की एनसीईआरटी ना हमें बहुत ही भारी लगती है। जबकि अभी हम 6 7 8 9 10 जो भी है, ये बहुत छोटी क्लासों की चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके भी आंसर निकालने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत और सा लगता है कि क्या कर रहे हैं हम। तो इसलिए अभी जो भी, यदि उनके लिए भी थोड़ा सा मैं मैसेज देना चाहूँगी, जो 11th 12th या किसी अदर क्लास में है या कॉलेज कर रहे हैं, जैसे कल गोपाल ने बताया मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो आप लोग ना प्लीज़, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस भी सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो, उस पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी डिमांड बना के चलना। यूपीएससी एक बार छूट जाए चलेगा, लेकिन आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वो चीज़ें, यदि आप रेगुलर हो कॉलेज में, तो उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और ये इंटरव्यू में ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप जिस पे पढ़ रहे हो उस पे आज फोकस करो, कल की बातें, क्योंकि हमें यही पढ़ना है यार। आप ये मत सोचिए कि हम यूपीएससी करना है तो अभी से लग जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यदि यूपीएससी करना है तो आपकी जो बुकें हैं उन्हें इतनी अच्छी तरीके से पढ़िए, इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि आपका बेस तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। अब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, अब मेरी बात थोड़ा बहुत हो सकता है समझ में आ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि हम जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी क्लास में हैं अभी, हमें उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और उसके बाद
फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी करना है। आप 1 साल भी दे देते हो क्योंकि आपका बेस इधर क्लियर हो जाएगा। और इधर क्या होगा, मैं क्यों बोल रही हूँ आपको ऐसा करने के लिए कि उनके लिए मैं ज़रूर, सबसे ज़्यादा मैसेज उनके लिए है जो कि अभी 11th या 12th क्लास में है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब इन क्लासों को कर रहे हैं। तो उनके लिए है कि वो लोग ना सिर्फ अपने ही उस पे फोकस करें कि उन्हें किस तरीके से करना है। और यूपीएससी करना है, आपका ड्रीम है, बहुत अच्छी बात है। और आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो यदि, तो बिल्कुल ये तय है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए अभी से ही, और अपने इस पे फोकस कीजिए, बस अपने सब्जेक्ट पे जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है उन सब्जेक्टों पे। और मैं कहती हूँ कि आपका 50% यूपीएससी का सिलेबस आपके ही जो बुक है उनसे ही कंप्लीट हो जाएगा। जरा एक बार अच्छे से पढ़ के तो देखिए, क्योंकि कल जो पढ़ना है हम आज ही पढ़ लेते हैं। आपको पढ़ना है, उसके बाद अभी हम बड़े शौक से पढ़ते हैं एनसीईआरटी, अभी तक हमने छुई नहीं, हाथ नहीं लगाई। वही परीक्षा बोर्ड परीक्षा ध्यान से हमने पास कर लिया, वो भी अच्छे परसेंटेज से, ऐसे भी नहीं। और मम्मी पापा खुश होते हैं, वाह बेटा की अच्छे परसेंट आए हैं। जब नौकरी नहीं मिलती तो बेटे को अच्छी खासी गालियां भी मिलती है। बेटे या बेटी को मतलब क्या पढ़े हो, तुम्हारे पढ़ने कोई मतलब कोई पूंछ ले खड़ा करके बनता नहीं है कुछ भी। तो ऐसी हमारी स्टडी अब हो गई है, स्टडी का जो लेवल हो गया है, हम शर्माते। एक 90% वाला बच्चा ना, यूपी के आप लोग केसेस देखे होंगे जब रिजल्ट आता है, यूपी क्या हर एक स्टेट की एक कंडीशन है कि 90% वाले बच्चे से पूछ लो आपकी क्या था, वो नहीं पता उसे क्या था, ये क्या होता है। छोटा सा क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है। और वो हम सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमने उस हिसाब से पढ़ा नहीं, बुक को तो हाथ नहीं लगाई हमने। इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, शिद्दत से, मन लगा के आप जिस भी क्लास में उसे पढ़िए। हाँ, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, उसके लिए तो कोई भी मैं नहीं कंप्रोमाइज़ करने को कहूँगी। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, किसी भी क्लास में है, आपकी क्या है ना हैबिट बनी रहेगी। और हैबिट के साथ साथ आप धीरे धीरे चीज़ें कनेक्ट करना सीख जाएंगे, तो इससे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड गोपाल के लिए भी मैसेज है कि आप भी बस एनसीईआरटी जितनी भी, क्योंकि अब आप कॉलेज पे आ चुके हो, तो आपकी एनसीईआरटी जितनी भी हैं आप उन्हें कवर कर डालिए। पॉलिटी की कर रहे हैं मेरे साथ, अच्छी बात है, लेकिन और भी जो हैं अभी तो मैं करा रही हूँ ना, तो आपको तो चाहिए कि पॉलिटी की अब तक आपकी 3-4 बार पढ़ चुके हों आप। और इधर 6 वहाँ की मत पढ़िए, अभी तक मेरे से पढ़े। लेकिन जो 11th और 12th की है पॉलिटी की ही, उसे मेरे पढ़ाने से पहले ही 3-4 बार आपकी पढ़ी होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी स्टडी हमें करना है, क्योंकि आपको 2023 में भी देना है, तो पढ़ना चाहें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप बस लगे रहिए, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर इतना बेस क्लियर कर डालिए, इतना ज़्यादा क्लियर कर डालिए कि यूपीएससी से बाहर जाता ही नहीं, बेस से बाहर वो जाता ही नहीं। हम फालतू में परेशान होते हैं, बहुत डीप जाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ भी नहीं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो ना, सीधे सीधे हमें समझ में आएगा क्या है यूपीएससी। तो इसीलिए प्लीज इधर उधर की बातों पे मत पड़िए कहीं से भी। आप बस अपने पे फोकस रखिए, हमें क्या चीज़ बहुत है। तो आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिए, आप मेरी भी मत मानिए। जो सेलेक्टेड मेंबर है आप उनके इंटरव्यू सुनिए, और उनके बाद, क्योंकि उनकी भी स्ट्रेटेजी यही होती है, वो किसी की नहीं सुनते। बस यार अपने हिसाब से आप बनाओगे ना, किस तरीके से, उस तरीके से आपको बनाना है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड सॉरी, मैंने 10-15 मिनट का टाइम ले लिया, उसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपना राजनीति क्या है, बट आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा इससे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, ज़्यादा राजनीति मत कर, तो अब इसका भी कोई अलग ही मतलब होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग राय रखते हैं, और राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। यानी कि इसमें क्या कह सकते हैं, कौन सबका नजरिया अलग अलग होता है। वो एक होता है ना, जब राम भगवान जी जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो जितने भी लोग थे वहां पे, जितने भी लोग बैठे थे, आपने रामायण देखी होगी, तो अभी इसका मतलब मैं आपको समझा रही हूँ कैसे। जब राम भगवान जी जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए, ठीक है, जब स्वयंवर होता है जनकपुरी में, वहां पे वो जाते हैं, जब कोई नहीं तोड़ पाता तो वो जो भी छोटे से नाजुक से बालक थे वो खड़े होते हैं, और जब जाते हैं तो हर एक इंसान को उनके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। यानी कि
वो कहते हैं ना, जेखी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि जिसकी भावना जिस तरीके से थी, वो प्रभु की मूरत उसी तरीके से देख रहा था। यानी कि जो उन्हें भगवान मान रहे थे, उनको वो भगवान के रूप में दिखाई दे रहे थे। जो उन्हें अपना दुश्मन मान रहे थे, उनको वो अपने दुश्मन के रूप में दिखाई दे रहे थे। जो उन्हें अपना पति के रूप में मान रही थी, यानी जानकी माता जो थी, सीता माता, उन्हें वो उनके रूप में दिखाई दे रहे थे। जनक जी जिस रूप में मान रहे थे, वो उनके रूप में दिखाई दे रहे थे। यानी कि जिसकी भावना जिस तरीके से थी, राम भगवान जी सबको उस अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या है, भगवान एक, मतलब कि वो जो राम भगवान जी थे, एक ही थे। देखने वालों का नजरिया अलग अलग था। हम कहते हैं ना कि अच्छे हम नहीं, आपकी निगाहें अच्छी है। अच्छे हम नहीं, आपकी निगाह अच्छी है, कि आपको हम अच्छे दिखते हैं। हम अच्छे दिखते हैं बिकॉज आप अच्छे हो, इसलिए आपको सब अच्छे दिखते हैं। लेकिन जो इंसान पहले से ही घटियापन में उतारू होता है, उसे हर एक इंसान कितना भी अच्छा हो, लाख अच्छा हो, पूरी दुनिया के लिए वो अच्छा हो, लेकिन उस इंसान के लिए वो इंसान ना उससे भी बदतर दिखेगा, कि नहीं, वो इंसान हमसे भी घटिया इंसान है, तो उसे वो उसी नजरिए से दिखेगा। तो यहाँ पे सब नजरिए का खेल है कि हम किस तरीके से देखते हैं। अब इसमें राजनीति का भी सेम इसी तरीके से है, कि जो इसमें क्या होते हैं कि चुनाव लड़ने वाले, यानी जो चुनाव लड़ते हैं, और अथवा राजनीतिक पदाधिकारी जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, वो यही कहेंगे ना यार, कि राजनीति एक जन सेवा है, ठीक है। लेकिन हमारी नजर में राजनीति कुछ और होगी। अभी आगे देखते हैं, राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कि इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग दांव पेच से जोड़ते हैं, कि वो सब अपना ही सेट करना चाहते हैं, जो भी है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक जुआ का खेलना है। जो जीत गया उसकी जय जय है, जो हार गया उसकी तो ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कि राजनीति एक दाव पेच है, वो अन्य लोग मानते हैं, तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। यानी कि कुछ और लोगों के लिए, यहाँ पे तो ठीक है कि एक दाव पेच खेलते हैं वो लोग, और अपनी आवश्यकताओं या जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने में लगे रहते हैं। आप देखते हो कि पेमेंट उनका, हमने देखा ही कि ना के बराबर होता है। हालांकि अब बढ़ा लिए अपना अपना पेमेंट, तो जो भी पेमेंट मिलता है, लेकिन उनकी जो भी रईसी होती है, ऐसी होती है कि बहुत ही शानदार होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तो राजनीति में आते हैं। जन सेवा वगैरह कुछ लोगों की नजरिए में कुछ नहीं है, लेकिन जो राजनेता वो यही कहेंगे ना यार, कि हम जन सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ पे नजरिए का खेल है, सबकी नजरिया अलग अलग है। अब इसमें क्या होता है, कि कुछ और लोगों का मत अभी देखें हम, तो कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। यानी कि राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अब इसका मतलब आपके नजरिए में कुछ लोग इसको बहुत अच्छा समझेंगे, कुछ लोग यानी कि ये समझेंगे कि रियल में जन सेवा है। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं, वो सिर्फ अपना ही देखते हैं। तो यानी आप लोगों के भी माइंड में अलग अलग इमेजेस बन रहे होंगे कि राजनीति क्या है। यानी कि जो राजनेता करते हैं, तो वहां पे आपको भी थोड़ा बहुत इमेज आ रही होगी आपके माइंड में, कि हाँ राजनेता क्या करते हैं। मुझे पता है कि आप सबके माइंड में अलग अलग बातें होंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से, जो भी राजनेता होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, विभिन्न तबकों से जोड़कर करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। अब जो मैंने जस्ट अभी बोला कि आप सबके माइंड में अलग अलग इमेजेस बन रही होंगी। यानी कि आपने जिस तरीके से भी देखा होगा कि आपके एरिया के या न्यूज़ वगैरह में जो भी दिखाई देता हमें, क्योंकि हम अंदर की बात नहीं जानते हैं, जो हमें मीडिया दिखाता है हम वही जानते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। कोई राजनेता आके हमें नहीं बताता कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो भी वहाँ पे, और जो अभी हमारी मीडिया है, वो भी कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है। वो भी इसकी मतलब अच्छाइयों की गुणगान करती रहती है। कुछ ही मीडिया वाले हैं जो कि खुल के बोल पाते हैं, लेकिन
स्वतंत्रता नहीं है इसमें भी, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप देखते हो कि जो राजनेता हैं वो निष्ठुर हैं, या कि वो उनका कार्य घृणित रूप से करते हैं, हिंसा करते हैं, तो आपके नज़र में वो किस तरीके के होंगे? आप क्या सोचोगे कि राजनीति एक घोटाला है, ठीक है? और कुछ नहीं है, घोटालों से आप उसे बिल्कुल बेझिझक जोड़ दोगे, उसमें आप सोचोगे भी नहीं कि ऐसा हम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमें, आप कह दोगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम मतलब जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थों को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यानी कि वो आ गए यहाँ पे, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में भी, जब लोगों को देखते हैं अपने ही स्वार्थों को पूरा करना, मतलब अपना ही गुणगान करना। आप देखते हो ना, हम किसे कहते कि राजनीति मत कर ज्यादा। मान लीजिए कि हम और आप बैठे हैं, अब आप लगे हो डिंगे मारने में, मतलब हवा हवाई छोड़ने में लगे हो, हम ऐसे हम वैसे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अरे हो नहीं तुम कुछ भी, अब हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब हमारे तो सुन सुन के कान पक गए, हम कहेंगे भैया थोड़ा चुप रहो, ज्यादा राजनीति मत करो। मतलब राजनीति का मतलब अब क्या हुआ, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हम बोलचाल की भाषा में हम लोगों के नजरिए में राजनीति क्या है, कि जब आप हमसे कह रहे हो कि हम तो ऐसा करने वाले हैं, हमने इसको मारा हमने उसको मारा, अभी इतनों को गिराना है, इतनों को निपटाना है, इतनों की सेवा करनी है, यहाँ पे घर बनाना है, यहाँ पे बंगला लेना है, कार तो आ गई, एरोप्लेन लेना है। अब हम तो सुन रहे हैं और हम देखने भी वाले हैं कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। तो फिर मुझे मजबूरन बोलना पड़ेगा कि भैया थोड़ा चुप रहो यार, राजनीति इतना क्यों झाड़ रहे हो आप। तो वहां पे फिर क्या होगा कि अब राजनीति का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यानी आप निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए या अपनी वाहवाही करने के लिए जो भी बातें हम करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, यानी कि अपनी बोलचाल की भाषा में राजनीति कहते हैं। और उसके बाद यदि बात करते हैं, तो यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, या मतलब क्या करते हैं कि जोड़ तोड़ करते, या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते, अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉक्स की हाँ में, यानी सॉरी बॉस है, ठीक है, बॉक्स नहीं है बॉस है। तो इसमें क्या बताया गया कि बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है, यानी कि वो गंदी राजनीति कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए अपने बॉस के गलत काम पे हाँ मिला रहा। सपोज अब यहाँ पे आप समझिए, हमेशा अपने पे एग्जाम्पल लिया जाना चाहिए। अब इसमें मैं सपोज मान के चलिए कि मैं आपकी बॉस हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए क्या जाता है, और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि मैं आपकी बॉस हूँ और मैंने कोई गलत काम किया या कुछ गलत करने को आपको बोल रही हूँ। वहां पे क्या होगा कि अब आपका वहां पे प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो आप क्या करोगे कि मेरी हाँ में, जबकि अदर हमारे जो एम्प्लॉय है उन्हें पता है कि ये जो मैडम है हमारी बॉस है, ये क्या कर रही है, हमसे गलत काम करा रही है, यानी कि इस बंदे से, जो पर्टिकुलर बंदा एक होगा, यानी कि उनमें से एक आप हो, ठीक है। मैं किसी हर एक एम्प्लॉय से नहीं करा रही हूँ, एक से करा रही हूँ, वो भी आपसे करा रही हूँ कि आप इस काम को करो और आप अपनी प्रॉफिट, क्योंकि आपको अच्छी खासी मोटी रकम में देने वाली हो, अब यहाँ पे आप करोगे, तो दूसरे लोग जो होंगे ना वो क्या कहेंगे कि भाई वो इंसान तो बहुत गंदी राजनीति खेल रहा है, और यहाँ पे मैडम भी उसे मतलब कि जो करवा रही है अच्छा नहीं है, और वो भी गंदी राजनीति कहीं ना कहीं कर रहा है। अब यहाँ पे राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना नहीं हुआ, आपको इसमें ये समझना है कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता, कहाँ कहाँ ये वर्ड यूज होता है हम ये देख रहे हैं। तो वहां पे भी ये बातें हो जाएंगी। अब हो गया, ठीक है, अपने बॉस को आप छुट्टी दीजिए। अब आप अपनी जगह पे आप अपने बॉस हो और मैं अपनी बॉस हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि क्या होती है राजनीति। उसके बाद अभी तो अच्छे से नहीं समझ में, अभी और आगे देखते क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है कि स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। यानी कि स्वार्थपरकता पूरा हमें इसमें राजनीति में ना, क्यों हमारे राजनीति का नाम लेते ही मन में ना गंदी वाली मेंटेलिटी आती है हमारे अंदर कि ये रियलिटी है। जब भी राजनीति की बात करो, अरे राजनीति पे जाना है तुम्हें, मतलब
कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता है कि हमारा बच्चा ना राजनीति में जाए। जैसे कोई भी पेरेंट्स नहीं होता कि वो चाहता है हमारा बच्चा एक टेररिस्ट बने, सेम इसी तरह हर एक माता पिता का सपना होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए बच्चा, नौकर बन जाए चलेगा, लेकिन राजनीति में मत जाए। और बिल्कुल आप बताना जरा मुझे कमेंट करके कि किसके पापा ऐसे हैं जिन्होंने कहा हो बेटा चलो ठीक है थोड़ा बहुत राजनीति वगैरह सीख लो, तुम्हें तो राजनीति करनी है आगे चल के। हाँ, वो अलग बात है कि जिसके पापा पहले से ही राजनेता हैं, पहले से ही लीडरशिप कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे का भी रुझान उस तरफ जाए, या बच्चा भी क्या करे कि पापा की बदौलत उसमें आगे, मतलब पापा का जो भी रुतबा है उसे बढ़ाने के लिए वो आगे आ जाए, तो वो अलग बात होती है। लेकिन कोई एक आम पब्लिक जो होती है, या जो हम बात करते हैं मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, या हाई क्लास के लोग भी होते हैं, तो उनकी तो सोचने की, गरीबों की तो खैर सोचने की हिम्मत ही नहीं होती है, वो सोचते भी नहीं है, जाने की तो छोड़िए आप। लेकिन जो मिडिल क्लास के थोड़ा बहुत हो सकता है कि ज़मीन वमीन बेच के सोचें कि हम राजनीति में जाएं, लेकिन कोई भी नहीं होगा कि ज़मीन बेच के आपको राजनीति में जाने देगा, कि ज़मीन बेच के आप किसी को खिलाओ पिलाओ। वही सोचेंगे कि ज़मीन बेच रहे हैं, चल बेटा दिल्ली जा, यूपीएससी की तैयारी करके कहीं डीएम सीएम बन के आ। लेकिन किसी के पेरेंट्स नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? जबकि राजनीति जो होती है, जो राजनेता होते हैं वही तो नीति निर्माण वगैरह करते हैं, सब नियम कानून का निर्माण करते हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं कहते कि आप बन जाओ। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक सीएम की, एक पीएम की। मोदी जी आ जाए तो पता नहीं पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, जितनी भी दुनिया की पब्लिक है। विधायक जी आ जाए तो यहाँ तो रोड जाम हो जाती है। लेकिन आज भी सिर्फ रिस्पेक्ट अभी उनके रुतबे की हो रही है कि विधायक जी भले ही पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक सिग्नेचर से काम हो जाना, एक फ़ोन से। फिर भी माता पिता नहीं कहते हैं कि बेटा राजनीति कर लो, और किसी के कहते हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके ज़रूर, कि किसी के पेरेंट्स कहते हैं कि चल बेटा राजनीति करनी है तुझे, या पढ़ाई लिखाई छोड़, बढ़िया सूट बूट पहनो, क्योंकि सूट बूट से ही राजनेता दिखता है, राजनेता ऐसे ही नहीं दिखता, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अब हमारे मन में ये पूरी मेंटेलिटी बन चुकी है, और इसीलिए नहीं कहते, रीजन है उसका, एक तो पैसा, वो होता नहीं है। दूसरी बात कि उसमें वंशानुगत जो चलता है वो अलग बात है। और तीसरी बात कि हमारे अंदर ये जो घोटाले वाली स्थिति है ना, कि राजनेता कुछ ऐसे ही होते हैं, बिना इसके किए तो राजनीति होती नहीं है। ये स्थितियां बन चुकी हैं, और यहाँ पे ये स्वार्थपरकता, सिर्फ अपना पेट ही भरते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का एक सरपंच हो, पंच से लेकर सीएम पीएम सब तक। यहाँ पे हमारी मेंटेलिटी ये बन चुकी है, हर एक पब्लिक के अंदर है, हमारे अंदर ही नहीं। जैसे ही राजनीति का नाम लिया जाता है, आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी ये भावनाएं आती है। जरा बताना किसके अंदर अच्छी भावनाएं आती है राजनीति का नाम लेते ही? तो इसमें से पूरी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते हैं। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जो ये स्वार्थपरकता वाली भावना है ना, इससे केवल हमें काम पब्लिक ही निराश नहीं है, अब इसने पूरा क्लियर कर दिया कि हमें राजनीति में कोई रुचि नहीं है। एंड आई होप कि आप सभी के मन में आज तक नहीं लगा होगा कि हम राजनीति बन जाए। आप सोचते हो कि हम प्यून बन जाएं चलेगा, पर एक राजनेता बन जाए नहीं चलेगा। हाँ, बहुत से लोगों का डिमांड होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ को गवर्नर बनना है, कुछ को क्या बनना, वो क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बनना है, कुछ को वाइस प्रेसिडेंट बनना है। तो वो कुछ ऐसे सपने देखते हैं कि जहाँ पे ना, आपको पता है प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, यानी कि उसमें राजनेता तो बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो कुछ ऐसे भी सपने देखते हैं, अब भगवान ही जाने उनका सपना कब पूरा होगा। बट अभी तो खैर डीएम बनने की ही सोच रहे हैं, एंड उसके बाद बुजुर्ग होने के बाद बेचारे सोच रहे हैं, एंड अच्छी बात है, सोचना चाहिए। हो सकता है कि भाभी हमारे प्रेसिडेंट वही बन जाएं। तो इसके लिए यदि हम लोगों को उनको सपोर्ट करना है, तो आपको पता है कि एक प्रेसिडेंट का जो वोट होता है, इलेक्शन होता है, उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो यदि मान लीजिए कि हम लोगों को अपने फ्रेंड की सपोर्ट करना है प्रेसिडेंट बनाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें राजनीति में जाना होगा, यानी राजनेता बनना होगा, यानी कहीं से हमें इलेक्टेड मेंबर के रूप में क्या होना होगा, उसमें अपना नाम दर्ज कराना होगा कि हम भी इस इलाके के सांसद हैं, पार्षद हैं, यानी कि कुछ भी हमें होना चाहिए, क्योंकि हर एक विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के। आपने राष्ट्रपति पढ़ा होगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, हालांकि अभी हम लोग पढ़ेंगे भी इसमें, तो वहाँ से आपको क्लियरिटी आएगी कि कैसे होता है। ठीक है, तो खैर हम लोग तो जाएंगे नहीं, फिर उनके बाद देखिए क्या होता है आगे फ्यूचर में, देखेंगे शायद हम लोग भी आ जाएं राजनीति में तो अच्छी बात होगी, आ गए तो, नहीं आए तो, क्योंकि घोटाले में यदि फंस गए, अब यहाँ तो पूरा बन ही चुका है कि घोटाले में फंसने के बाद तो सोचना चाहिए हमें भी, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि राजनीति इतनी भी घटिया सब कर रहे हैं तो हम लोग भी सोच सकते हैं, और आप लोग भी सोच सकते हो, बट डीएम बनने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसमें बताया गया कि आपको पता है कि ये फंड देते हैं काफ़ी। दृष्टि में आर्टिकल, जो दृष्टि की मैंने वेबसाइट बताई थी उसको तो आप पढ़ते रहा करिए, उसको मत छोड़िए। वहाँ पे क्या होता है कि सारे कंसेप्ट ना, जो भी चीज़ें होती है करंट में, एंड उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो भी कवर कर देता है, तो उससे आप पढ़ते रहा करिए। इसमें आर्टिकल आते रहते हैं कि मतलब जो भी फंड राजनीति को दिए जा रहे हैं वो किस तरीके से दिए जा रहे हैं, कितना दिया जा रहा है, कैसे क्या है, वहाँ से हमें समझ में आता है। ठीक है, तो व्यवसायी लोग इसमें राजनीति को ना बहुत ज़्यादा फंड देते हैं। उनका फंड देने का मुझे जो रीज़न समझ में आता है कि क्योंकि उनका जो काम होता है नंबर 2 का तो होता है, उन्हें राजनेताओं की ज़रूरत होती है, और राजनेताओं की ज़रूरत है तभी वो पार्टियों को फंड देते हैं। और पार्टी, ऐसी पार्टी को फंड नहीं देते जहाँ पे कोई आसार ही ना हो कि ये जीत पाएंगे। कुछ ऐसी पार्टियों को वो फंड देते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ से हमारा काम हो सकता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ से अपनी सत्ता बनाए रखेंगे। अब उसके बाद आता है कि सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। अब लो भाई, सिनेमा के कलाकार भी उसकी बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। अब जो सिनेमा के कलाकार हैं, आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर जी नॉमिनेटेड मेंबर है। ठीक है, और रेखा देवी शायद वो भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं। तो अब इसमें से आप लोगों के लिए होमवर्क है कि सचिन तेंदुलकर या रेखा देवी जो है वो किस में, लोकसभा की नॉमिनेटेड मेंबर है या कि राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर हैं। एंड मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। लोकसभा में सिर्फ 2 ही मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनमें से एग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो एग्लो इंडियन जो होते हैं, लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, एग्लो इंडियन का मतलब है कि पेरेंट्स, यानी कि स्वतंत्रता से पहले पेरेंट्स में से मम्मी या पापा में से कोई एक इंडिया का हो और एक विदेशी हो। ठीक है, यानी कि एक इंडियन हो एक विदेशी हो, तो यहाँ पे वो 2 ऐसे पर्सन चुने जाते हैं जो एग्लो इंडियन हैं। क्योंकि पहले आपको पता है कि सारे अंग्रेज मतलब इतने गंदे नहीं थे, कुछ औरतें या कुछ जो भी पुरुष थे यहाँ वैवाहिक संबंध बनाते हैं, और उसके बाद उनके बच्चे वगैरह जो होते हैं, तो मम्मी यदि इंडिया की है, पापा कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। तो लोकसभा में एग्लो इंडियन ही हमारे क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। और कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और भी जितने क्षेत्र होते हैं, कई सारे उसमें क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, खेल के क्षेत्र में हो गया, तो उसमें क्या होता है, हमारा पूरा ये जो है राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हिंट दिया मैंने। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये दोनों ही मेंबर किस से इलेक्टेड यानी नॉमिनेट किए गए हैं। ठीक है, अब मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है कि वो अभी भी हैं या नहीं है, लेकिन हाँ, वो थे एक टाइम पे या अभी भी हो सकते हैं। ये मुझे आप लोग ये भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, मैं भी अभी करूँगी, तो क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें बस आपको इतना बताना कि ये लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर है या राज्यसभा के। और मैंने आपको हिंट दे दिया कि लोकसभा में किसे चुना जाता है, राज्यसभा में किसे चुना जाता है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। और हाँ, एक और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 21 जो हमारा दैहिक और दैविक रूप से गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो उसमें वो कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक आता है, तो आपको ये बताना था उसका आंसर। जो आपने भाग 3 बताया था, अशोक ने बताया था उसका आंसर। बट थोड़ा प्लीज यार क्वेश्चन आप लोग ना ध्यान से सुना करिए,
क्वेश्चन को पूरा अच्छे से आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट माइंड में सुना करिए। नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार आगे पीछे जो भी होता है उसे कर लिया करिए, फिर सुना करिए। तो उससे ना आपका थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन समझने की जो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं कि रियलिटी में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश, जितना आपने बताया वो सही था, बट बताना ये था कि ये किस अधिकार के अंतर्गत है और कितने से कितने तक आर्टिकल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें इतना बताना था और वहाँ पे हमारा वो स्वतंत्रता का अधिकार आता है जो आपको पता, पहले समानता का है, फिर स्वतंत्रता का है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 19 to 22 जो आता है हमारा, तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है 19 to 22। ठीक है, 14 to 80 हमारा तो समानता का अधिकार होगा, राइट टू इक्वलिटी के बारे में जो हम बात करते हैं। और इसमें 19 to 22 जो हमारा आता है वो स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और इसी में एक 21 है जो कि हमारा क्या आता है, पूरा वो दैहिक और दैविक रूप से गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार इसी में सम्मिलित है। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध आता है 23 से 24 तक का, तो वो हमारा फिर अलग है, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस इतना है कि जितना आपने बताया था बिल्कुल राइट था, बस थोड़ा सा उसमें आपने कमी कर दी। आपको बताना था कि ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है और इसमें अनुच्छेद कौन कौन से थे, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक था, इतना बताना था आपको। ठीक है, अब आते हैं इसमें, और आज जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उससे भी बताइएगा, हिंट दे दिया, मुझे लगता है कि आप सभी को वो बन जाएगा इजीली। अब यहाँ पे क्या है कि सिनेमा के कलाकार इसमें बहुत, अभी वो क्या बोलते हैं, पंजाब की हैं कोई, उनका लेडी है, ना से नाम है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो अभी थी, इस्तीफा दी हैं जब किसान आंदोलन चला है, नरगिस करके कुछ था यार, तो वो आप देख लेना कौन थी, मुस्लिम थी, हिंदू से विवाह भी की, वो शादी की हैं, तो वो पहले फिल्म में थी। स्मृता ईरानी जो है, यानी कि सिनेमा की दुनिया में थी। उसके बाद वो जो स्मृता ईरानी जी मैम है, वो भी पहले सीरियल वगैरह बनाती थी, आप उसमें देखे होंगे। और आज वो यहाँ राजनीति की दुनिया में आ चुकी हैं। तो बहुत से ऐसे राजनेता हैं, हम मनोज कुमार, जो मनोज तिवारी है उन्हें देखते हैं, वो भी अब रवि किशन है, वो भी सन्नी देओल हैं, वो भी राजनीति में आ चुके हैं। यानी कि ये सारे क्या हैं, राजनीति में आ गए हैं। ठीक है, तो पहले ये भी बुराई करते हैं, आने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है इनके लिए। और सपना चौधरी का भी तो कुछ ऐसा ही था कि भाजपा में शामिल होने वाली हैं या कि कांग्रेस में, तो वहाँ पे क्योंकि अब वो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं, फिल्म स्टार नहीं बट स्टार बन चुकी हैं वो भी। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आदमी जानने का इच्छुक रहता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार हमारा सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हम अलग रहना मतलब हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। अब ये दो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि क्या राजनीति अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग अपना कल डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे तरीके से कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत लंबा लंबा होने वाला है। तो यहाँ पे अब इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं है, तो आज थोड़ा मैं जल्दी बंद कर रही हूँ, तो इसको अच्छी तरीके से पूरा करूँगी। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं टाइम ले लिया आपका, लेकिन वो भी बताना ज़रूरी था यार, तो इसलिए सॉरी यदि किसी का टाइम ख़राब हुआ हो तो। लेकिन थोड़ा बहुत आप जो मैं बताती रहती हूँ बीच बीच में, एंड मुझे लगता है कि एक टीचर का फ़र्ज होता है आपको गाइड करना। ठीक है, सिर्फ पढ़ा देना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भी रहता है कि आपको वो गाइड करे, वरना पढ़ने को तो आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी बात नहीं है। तो इसलिए, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि बस ऐसे ही निकल जाओ, आपके किसी भी क्वेश्चन का मैं आंसर ना दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल आप बेझिझक पूछिए और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी, वो भी विथ प्रूफ के साथ। और वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप में ही सिमटने वाले हैं, कहीं और नहीं जाने वाले। जैसे हमारी पूरी राजनीति आप हमारे घर में ही आ गई है। ठीक है, तो उस तरीके से पूरा हम अपना कर लेंगे और अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा। एंड जो भी हैं, अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, और लेकिन उस टाइम को वेस्ट करेंगे तो आपके पास एक दिन का भी टाइम नहीं है, आप सही तरीके से यूज करेंगे। एंड मुझे तो इतना ट्रस्ट हो गया है कि जैसे गोपाल या अशोक कर रहे हैं लगातार,
तो यानी कि इससे आप में कंटिन्यूटी है, आप में वो एबिलिटी आ चुकी है कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। यानी कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, कोई भी इसमें बाधा नहीं है। बस आप रेगुलर बने रहिए, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से ना, हम दृष्टि का आर्टिकल तो आप पढ़िए ही, साथ साथ न्यूज़पेपर भी देखते रहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ मत पढ़िए, हिंदी मीडियम में इधर उधर मत भटकिए, बस दृष्टि का आर्टिकल पढ़ते रहा करिए, डेली का डेली। आप जो वो देता है 6 7 8, किसी दिन 3 भी होते हैं, तो आप पढ़िए। मैं भी उसे पढ़ती हूँ डेली, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप पढ़िए, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ेंगे आप, तो आपकी समझ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।